आपके पास अगर डेस्कटॉप पे आपने SPSS को सेव किया हुआ है फाइन, नहीं तो आप अपने कंप्यूटर में SPSS को जब इंस्टॉल कर चुके हैं तो उसके बाद आप इसको SPSS को यहाँ से सर्च की ऑप्शन से जाकर IBM SPSS स्टेटिस्टिक जो भी आपके पास वर्जन अवेलेबल है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब जब आप SPSS को ओपन करेंगे, SPSS के भी डिफरेंट वर्जन्स हैं, ये भी आपने ख्याल रखना है कि डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल हैं। मे बी उनकी जो ग्राफिक्स हैं वो थोड़ी बहुत चेंज हो, लेकिन डाटा में कोई इतना ज़्यादा हैंडलिंग में कोई इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सेकेंडली, SPSS का जो लिंक है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वो पार्टिसिपेंट्स जिनके पास SPSS अवेलेबल नहीं है, मैं ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप SPSS का लिंक जो है यूज़ करते हुए SPSS डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप अपने पास यूज़ भी कर सकते हैं। तो SPSS जो ही आप ओपन करेंगे, आपके पास अगर स्टार्ट में यूनी मोड का या यूनिकोड मोड का आपको देता है ऑप्शन, तो आप इसको बेशक कैंसिल कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। और फर्स्ट डायलॉग आपको देगा जिसमें ये आपसे पूछेगा कि आपने कोई एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करनी है। अभी हमने कोई एग्जिस्टिंग भी ओपन नहीं करनी, इसलिए मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। SPSS की शीट विजिबल है आपके सामने, देख लीजिएगा ताकि मैं फिर आगे मूव करूँ। एक 1 or 2 पार्टिसिपेंट्स मुझे काइंडली। ओके फाइन। ओके, थैंक यू। अब देखें, जो ही अपनी SPSS की फाइल ओपन हुई, जिस दिस इज ब्लैंक शीट, इसमें कोई कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर इसके बॉटम में देखिएगा, टू व्यूज हैं आपके पास। एक है आपका डेटा व्यू और सेकंड है आपका वेरिएबल व्यू। और अभी हम डेटा व्यू पे हैं, जो येलो हुआ है ये शो कर रहा है डेटा व्यू पे हैं। और यहाँ पर अगर आप रोज देखेंगे तो रोज में जो फर्स्ट कॉलम, इसके अंदर जो रोज के नेम मेंशन है 1 2 3 4, ये आपके पास नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज जितने भी आपने फीड किए होंगे वो शो करेगा। और ये जो कॉलम्स हैं ये आपको शो करता है वेरिएबल्स। ये आपके पास वेरिएबल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, वेरिएबल्स का नेम हमें जो है वो SPSS में देना होता है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जब आप डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं बाय यूजिंग क्वेश्चनियर, हम प्राइमरी डाटा को डिस्कस कर रहे हैं पहले, और उसमें हम क्वेश्चनियर के थ्रू डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग क्वेश्चनियर, तो आपको पता है कि आपने वर्ड में आपने क्वेश्चनियर प्रिपेयर किया होगा, या आपने गूगल डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं आपने क्वेश्चनियर प्रिपेयर किया होगा। उस क्वेश्चनियर को जो आपने वहां पर प्रिपेयर किया है, उस क्वेश्चनियर को आपने फर्स्ट टाइम SPSS में भी प्रिपेयर करना होगा, अगर आप SPSS की मैनुअल शीट बना रहे हैं तो। उसकी रीजन ये है कि SPSS में जब तक आप अपने वेरिएबल्स नहीं इंटर करेंगे, अपने क्वेश्चंस नहीं इंटर करेंगे, तो आपको ये आइडिया नहीं होगा कि आपके पास जो क्वेश्चन थे वो क्या थे, उनको आपने मेजर कैसे किया है। SPSS में तो जस्ट रोज एंड कॉलम्स हैं, इसको आइडिया नहीं है कि आपने किस वेरिएबल को कैसे ऑपरेशनलाइज करना है। वो आप इसे इंस्ट्रक्शन देंगे कि मेरा जो वेरिएबल है इसको मैं इस वे से ऑपरेशनलाइज करना चाहता हूँ, मैंने इसको ऐसे मेजर किया है। जैसे जेंडर है तो उसको आप मेजर कर रहे होते हैं मेल एंड फीमेल से। एज है तो आप उसको ईयर्स में मेजर कर रहे होते हैं, वो ओपन भी हो सकते हैं ईयर्स, और उनकी कैटेगरीज हो सकती हैं। क्वालिफिकेशन है तो उसमें आप डिफरेंट कैटेगरीज बना के जो है बस उनको मेजर कर रहे होते हैं। तो SPSS को आपको बताना होगा कि SPSS के लिए वो वेरिएबल जो आपने यूज किया है, जो जिससे का डाटा आपने कलेक्ट किया है, जिसको की बेस पे आप डाटा को एनालाइज करना चाह रहे हैं, वो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं और उनकी ऑपरेशनलाइजेशन जो है वो कैसे है, उनको आप कैसे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और उनको आपने कैसे मेजर किया हुआ है, और फिर उसी बेस पे हमें स्टैटिस्टिकल टेस्ट भी यूज करने होंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसकी शीट प्रिपेयर करनी होती है। अब डाटा शीट प्रिपेयर करते वक्त आपको वेरिएबल व्यू में जाना होगा। अभी अगर आप देखें तो सब ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, वेरिएबल में भी वी आर लिखा हुआ है। जब हम इस शीट को प्रिपेयर कर लेंगे तो फिर आप देखेंगे कि ये शीट भी ऐसे ऐसे पॉपुलेट हो जाएगी। वेरिएबल्स फर्स्ट पॉपुलेट होंगे, फिर हम उनके डाटा इंटर करेंगे, और जो डाटा इंटर हो रहा होता है ये फर्स्ट रो शो करती है कि फर्स्ट रिस्पोंडेंट का डाटा यहाँ पर इंटर होगा, जितने भी आपने से क्वेश्चंस पूछे हैं।
सेकंड रिस्पोंडेंट का डाटा सेकंड रो में इंटर होगा, यानी डाटा एंट्री जो हमारी होगी एसपीएस उसमें वो रो वाइज होगी, हमें ईच रो वन रिस्पोंडेंट को असाइन करनी होगी, और सेकंड रिस्पोंडेंट के लिए सेकंड रो, थर्ड रिस्पोंडेंट के लिए थर्ड रो आप यूज करेंगे। तो उसने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी आपने क्वेश्चन पूछे हैं, और जो जो क्वेश्चन आपने पूछे हैं, चाहे वो आपका क्वेश्चन ग्रुपिंग का है, चाहे वो स्केल का है, लिकर्ट स्केल पे आपने जो भी पॉइंट स्केल यूज किया है, 4 है, 5 है, 10 है, जिस पॉइंट पे भी आपने यूज किया है वो सारे के सारे आप यहाँ पर इसे दे सकते हैं। अब मैं इसके बाद वेरिएबल व्यू पे आता हूँ, क्योंकि हमारा सबसे पहले जो है वो डाटा व्यू होता है यूज, और उसके बाद हम वेरिएबल व्यू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप वेरिएबल व्यू नहीं प्रिपेयर करेंगे, आप अपने जो आइटम्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उनको नहीं डिक्लेयर करेंगे, नहीं बताएंगे, उस वक्त तक आप डाटा व्यू में जो भी इंफॉर्मेशन लिखेंगे वो यूजलेस है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, तो ये 1 एंड 3 जस्ट वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 नेम से लिख कर शो कर देगा, लेकिन ये मेरे लिए यूजलेस इंफॉर्मेशन है, और एसपीएसएस के लिए भी, क्योंकि इसके बैक पे 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, वो कुछ नहीं लिखा हुआ। क्योंकि एसपीएसएस को आपने खुद बताना है कि जो आपने डाटा क्वालिटेटिव था और क्वांटिफाई किया है, या था ही क्वांटिटेटिव, तो वो डाटा क्या है। जैसा कि आपने किसी से जेंडर पूछा है, जेंडर में अब वो मेल या फीमेल आपको लिख के देता है, तब मेल एंड फीमेल अगर बाय टर्म देखी जाए तो मेल और फीमेल ये आपकी डिस्क्रिप्टिव हैं, और ये टेक्स्ट फॉर्म में है, इट्स मीन कि दीज आर क्वालिटेटिव, ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है। लेकिन उस क्वालिटेटिव डाटा को फिर हम क्वांटिफाई करते हैं, क्वांटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम उनकी कोडिंग करेंगे। अब कोडिंग रिसर्चर पे डिपेंड करता है। आप कोडिंग मेल को 0 और फीमेल को 1 कर सकते हैं, आप फीमेल को 0 मेल को 1 कर सकते हैं, कोई एसपीएसएस को इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। इसी तरह आप कोडिंग में मेल को 1 और फीमेल को 2 लिख सकते हैं, आप 11 12 लिख सकते हैं। आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि आपने कोडिंग में जो भी कोड दे रहे हैं वो क्या है, क्योंकि जब आपने डाटा एंट्री करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए जो कोड आपने वेरिएबल व्यू में दिया होगा वही आपको डाटा व्यू में लिखना होगा। जैसे कि आपने मेल और फीमेल के लिए 1 एंड 2 जो है वो असाइन किया है, तो अगर आप वेरिएबल डाटा व्यू में 1 एंड 2 के अलावा कुछ और लिखेंगे तो वो एसपीएसएस उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आप कोडिंग दे रहे हैं वो कोडिंग आपकी वही हो जो कि आपके इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, और सेकेंडली हम उसको कह सकते हैं कि वो कोडिंग हो जो कि आपकी अ, याद भी हो आपको, कि जब भी आपने कोई इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो वो इन्फॉर्मेशन क्या है, और वो इन्फॉर्मेशन वही कोडिंग लिखेंगे जो आपने लिखी हुई थी। अगर कोई और कोडिंग लिखेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। जैसे मैं पार्टिसिपेंट्स को भी ऐड कर दूं। ओके फाइन। देन वेरिएबल व्यू में हम आएंगे। वेरिएबल व्यू में आप देखेंगे जो ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर इसने वेरिएबल का नेम सबसे पहले पूछ रहा है, देन टाइप पूछ रहा है, और कुछ और इन्फॉर्मेशन है, ये भी आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या है और कहाँ कहाँ हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन पुट करनी होगी। अब वेरिएबल व्यू में आपका जो क्वेश्चनियर आपने प्रिपेयर किया हुआ है, उस क्वेश्चनियर को जो है आपने यहाँ पर वेरिएबल व्यू में शो करना होता है। वेरिएबल व्यू में आपने वो क्वेश्चनियर प्रिपेयर करना है कंप्लीट, ताकि आप इजीली अपने वेरिएबल व्यू में डाटा मैनेज करें, लिखें, और उसके बाद आप डाटा व्यू में जाकर डाटा को इंटर कर सकते हैं। तो वेरिएबल व्यू में सबसे पहले हम वेरिएबल का नेम देते हैं। क्वेश्चनियर जो कि आपको बहुत सारे मेंबर्स को पता होगा, क्वेश्चनियर जिसमें आप डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है रिस्पोंडेंट से, उससे पर्सनल इंफॉर्मेशन भी होती है, उससे आपकी स्टडीज के वेरिएबल्स जो होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी पूछी जा रही होती है, और डिफरेंट क्वेश्चंस की डिफरेंट मेजरमेंट यूज हो रही होती है। जैसे जेंडर है तो उसके लिए मेजरमेंट डिफरेंट है, क्वालिफिकेशन है मेजरमेंट डिफरेंट है, इनकम है उसकी मेजरमेंट डिफरेंट है, अगर आप किसी से सेटिस्फेक्शन लेवल पूछ रहे हैं तो उसकी मेजरमेंट डिफरेंट है, आप इंटरेस्ट लेवल पूछ रहे हैं तो उसकी मेजरमेंट डिफरेंट है, अगर रेटिंग की बात हो रही है तो रेटिंग हर कोई डिफरेंट वे से उसको यूज कर रहा होता है।
तो हर वेरिएबल की अपनी जो है कैटेगरीज होती हैं, अपनी इंफॉर्मेशन होती है। आपको ये पता होना चाहिए जो आपने क्वेश्चनियर में इंफॉर्मेशन पूछी है वो इंफॉर्मेशन क्या है और आपने उसको कैसे मेजर किया हुआ है। सबसे पहले वेरिएबल में मेजर कर रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ जेंडर का। अभी आप देखिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ब्लैंक है। जो ही मैं जेंडर लिख के साइड पे क्लिक करूंगा कुछ फील्ड होंगी ऑटो फिल्ड हो जाएंगी और कुछ फील्ड होंगी जिनको मुझे जो है फिल करना पड़ेगा। तो आपने ये देख लेना कि आपने कौन सी फील्ड हैं जो कि ऑटो फिल हैं और कौन सी फील्ड्स हैं जो कि आपको फिल करनी पड़ेंगी। और मैं आपको बता दूंगा कौन सी फील्ड्स हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं और कौन सी हैं जो कि ना भी लिखी हो तो कोई इशू नहीं है। एसपीएसएस आपके डाटा को इजीली मैनेज कर सकता है। सबसे पहले आपका नेम होगा वेरिएबल का, और नेम में जेंडर में लिख रहा हूँ। और इस कॉलम की एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप स्पेस नहीं दे सकते। आप अगर जेंडर ऑफ समथिंग लिखना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको अगर कुछ लिखना है तो या तो अंडरस्कोर के साथ डिफरेंशिएट कर लें या फिर आप जस्ट वन वर्ड लिखें, की वर्ड लिखें बजाय इसके कि दो या तीन सेपरेट वर्ड लिखने के। मैं आगे जाके आपको पेपर दिखाऊंगा, उसमें आपके पास जो है शीट दिखाऊंगा, उसमें आप देखेंगे कि डिफरेंट वे से हम इसको कोडिंग कर सकते हैं। तो जेंडर मैंने लिख के जो ही साइड पे क्लिक किया, आप देखेंगे कि साइड कुछ इंफॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट इसने ले ली है, जिसमें सबसे पहले टाइप है और इसने न्यूमेरिक लिया है। अब एसपीएसएस को हमने डिस्कस किया था स्टार्ट में कि दिस इज अ क्वांटिटेटिव सॉफ्टवेयर। तो ये क्वांटिटेटिव डाटा को डील करता है। बाय डिफॉल्ट अगर आप वेरिएबल को कुछ नहीं बताएंगे तो ये आपको क्वांटिटेटिव डाटा ही कंसिडर करेगा, क्वांटिटेटिव वेरिएबल ही कंसिडर करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटेटिव है। जेंडर को हमने मेजर बी मेल एंड फीमेल से किया है और उनकी हमने आगे ग्रुपिंग की हुई है या हम उनकी कोडिंग की हुई है, जिसमें हमने मेल को वन एंड फीमेल को टू कोडिंग दी हुई है। तो उसको वन एंड टू जो है वो न्यूमेरिक हैं, तो हम जेंडर को न्यूमेरिक ही कंसिडर करेंगे। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे इस वाले टाइप वाले में तो यहाँ पर थ्री डॉट्स बने हैं। ये शो करता है कि इसके फर्दर इंफॉर्मेशन भी इसमें अवेलेबल है, यानी टाइप्स और टाइप्स भी अवेलेबल हैं। ये टाइप्स अगर मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे एक न्यू विंडो ओपन होगी, इसमें डिफरेंट टाइप्स जो हैं ये शो कर रहा है। अब वेरिएबल व्यू में देखेंगे तो आपके पास वेरिएबल की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक है। न्यूमेरिक शो करता है कि आपका डेटा जो है वो क्वांटिटेटिव होगा और वन टू की फॉर्म में आपने इसको मेंशन किया होगा और विदाउट एनी स्पेशल कैरेक्टर्स आपने इसको लिखा है। कामा मीन के आपके जो डाटा है वो कामा सेपरेटेड होगा। जैसे कि आपने देखा होगा इनकम को जब मेजर कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो 1000 है तो वन के बाद कामा पुट करके जीरो लिख रहे होते हैं। तो आप ये चाहते हैं बजाय बार बार मैं कामा पुट करता रहूं, तो इट बेटर कि मुझे जो है कामा की फॉर्म में खुद ही ऑटो जो है एसपीएसएस जब भी मैं 1000 लिखूं तो वो वन के बाद कामा पुट कर दे और जीरो जीरो लिखे, तो कामा फॉर्मेटिंग आप उसकी टाइप ले दें। डॉट है तो आप ये चाहते हैं कि लेट्स सपोज आपने डाटा इंटर करना है और पॉइंट के बाद टू डिजिट्स आपके आते हैं, तो आपने 10.05 लिखना है तो आप उसको डॉट दे देते हैं। तो इस मीन के 10 के बाद 0.05 जो लिखा होगा वो डॉट में इसको दे देगा। या आप देखते हैं कुछ जगहों पर रिसर्च पेपर्स में आउटपुट जो आ रही होती है उसमें कामा के बजाय डॉट लिखा होता है कुछ जगहों पर, तो वो डॉट अगर लिखते हैं तब भी वो आपका न्यूमेरिक फॉर्म ही वेरिएबल में कंसिडर होगा। साइंटिफिक नोटेशन है जिसमें आपके पास थीटा कॉस या आपके परसेंटेजेस या कोई और आपने साइंस का कोई स्पेशल जो है साइन यूज करना है तो वो आप साइंटिफिक नोटेशन को यूज कर सकते हैं। डेट, डेट शो करता है कि आपने जो इंफॉर्मेशन जिस दिन आपने क्वेश्चन फिल करवाया है आप उसकी डेट मेंशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप फिर वेरिएबल का नेम डेट देंगे और उसकी टाइप डेट। इस जो भी पैटर्न जिस वे से भी आप उसको एनालाइज करना चाहते हैं वो पैटर्न आपके पास अवेलेबल है। आप जिसको सिलेक्ट करेंगे डे मंथ ईयर या फुल लिखना है हाफ लिखना है कैसे लिखना है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। अब जिसको सिलेक्ट करेंगे वही ऑटो उसको चूज करेगा।
देन अगर आपने अमाउंट को लिखना है डॉलर्स में, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर हमारे इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है, और इसलिए जो आपके पास करेंसी यूज हो रही होगी वो डॉलर ही बाय डिफॉल्ट होगा। तो आपने डॉलर्स में अमाउंट लिखनी है, तो आप बजाय डॉलर हर अमाउंट के साथ लिखें, आप डॉलर इसको वेरिएबल टाइप दे दें, तो ऑटोमेटिकली उसके साथ डॉलर पुट करता जाएगा। कस्टम करेंसी की ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। अगर लेट्स सपोज पीकेआर लिखना चाहते हैं तो वो भी इसमें एसपीएसएस में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन जस्ट उन्होंने मेंशन किया हुआ है। देन एक और इम्पॉर्टेंट है, दिस इज स्ट्रिंग। आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो कि क्वालिटेटिव होती है, उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, और आप चाहते हैं कि वो क्वालिटेटिव ही इंफॉर्मेशन मेरी यहाँ पर पुट हो। लाइक नेम, आपने किसी पर्सन का नेम लिखना है, आपने जो क्वेश्चन फिल करवाया है उसमें नेम भी आपने लिया है, आपने उससे उसका ईमेल एड्रेस भी लिया हुआ है, तो वो तो आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो क्वांटिफाइबल है ही नहीं। तो आपने लेकिन एसपीएसएस शीट में भी उसको लिखना है, क्योंकि आप चाहते हैं कि मुझे पता चले ये जो रिस्पांस है किस पर्सन ने दिया है, इसकी ईमेल एड्रेस क्या थी। तो आप स्ट्रिंग के ऑप्शन को यूज करें, इससे ये होगा कि आपका डाटा जो है वो क्वालिटेटिव डाटा आप इंटर कर सकते हैं। अदरवाइज जो है आप क्वालिटेटिव डाटा को इंटर नहीं कर सकेंगे अगर स्ट्रिंग आपने यूज नहीं किया। रिस्ट्रिक्टेड नंबर हमारा अभी यूज नहीं होता। हमारी जो ज्यादातर यूज होनी है इंफॉर्मेशन, और वो स्ट्रिंग यूज करते हैं, और इसके बाद न्यूमेरिक यूज किया जा रहा होता है। तभी न्यूमेरिक को ही चूज करूंगा, जेंडर है इसलिए इसको न्यूमेरिक कंसिडर करूंगा। दूसरा मैं नेम दे दूंगा तो उसके लिए हम स्ट्रिंग इसको चूज कर लेंगे। ये बाय डिफॉल्ट विड्थ और कॉलम के डेसिमल्स ये 8 ही रहने दें। साइज बताता है कि आपके कॉलम का कितना होना चाहिए, कितने कैरेक्टर्स विजिबल हो, तो 8 इनफ है। इसके बाद डेसिमल्स पॉइंट के बाद कितने होने चाहिए, बाय डिफॉल्ट 2 है, 2 ही रहने दें। लेबल, लेबल वो चीज़ वो इंफॉर्मेशन है जो कि आप शो करना चाहते हैं अपने टेबल के ऊपर, अपनी फिगर के ऊपर, कि जो आपने इंफॉर्मेशन पूछी है रिस्पोंडेंट से, या जो क्वेश्चन पूछा है वो कंप्लीट क्वेश्चन अगर आप लिखना चाहें, तो या कैप्शन जो आपने अपने टेबल की देनी है उसको अगर आप लिखना चाहें, तो बजाय बार बार आप कैप्शन लिखें टेबल जनरेट करते वक्त या जनरेट करने के बाद वर्ड में, और फिर आप फिगर पे भी आप बार बार कैप्शन पुट करते रहें, आप लेबल पे लिख दें। जेंडर है, यहाँ पर मैं स्पेस नहीं दे सकता था नेम में, लेकिन लेबल में ये बेनिफिट है कि यहाँ पर मैं स्पेस की ऑप्शन अवेलेबल है, मैं इसमें स्पेस देख सकता हूँ। जैसा कि मेरा क्वेश्चन 1 था, जेंडर ऑफ रिस्पोंडेंट, तो मेरा ये क्वेश्चन है, और जब मैं चाहता हूँ कि एसपीएसएस शीट से आउटपुट मेरे पास आए, रिजल्ट्स आए टेबल या ग्राफ की फॉर्म में, तो उस वक्त ये जेंडर ऑफ रिस्पोंडेंट शो करे। द जेंडर ऑफ रिस्पोंडेंट हम शो करेंगे, इसको लिखेंगे। और समटाइम ये होता है अपने क्वेश्चनर की स्टेटमेंट पूछी हुई है, एक क्वेश्चन कंप्लीट पूछा हुआ है, तो उस क्वेश्चन का शॉर्ट कोड आप नेम में देंगे, यहाँ स्पेस की ऑप्शन नहीं है। कंप्लीट क्वेश्चन आप जो है वो लेबल में दे सकते हैं, यहाँ पर आप देते हैं। इसके बाद वैल्यूज हैं, तो वैल्यूज पे आप क्लिक करेंगे जो ही, तो आपके पास ये वैल्यू देगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने यहाँ पर अपने वेरिएबल को क्वांटिफाई करना है। तो 1 में वैल्यू दे रहा हूँ फॉर मेल, कि जो मेरे मेल रिस्पोंडेंट होंगे उनको मैं मेल नहीं लिखूंगा एसपीएसएस में, वहां पर 1 लिखूंगा, और इसको मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पर। और जो सेकंड मेरे रिस्पोंडेंट होंगे उनके लिए फीमेल हैं, उनके लिए मैं 2 ऑप्शन दे दूंगा। मैं फीमेल के साथ जो है बाय मिस्टेक स्पेल मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आप देखेंगे जो ही चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ। जी जी। नहीं कोई, हाँ कोई कंडीशन नहीं है, आपकी मर्जी है, आप इसको मेल फीमेल जो भी देना चाहें, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। जी, सेकंड ये है कि अगर क्वेश्चन हम थोड़ी देर होल्ड रखें, मैं आपको इंशाल्लाह टाइम ज़रूर दूंगा, ये थोड़ी सी कंप्लीट, फिर आपको क्वेश्चन पूछना होगा तो आप पूछ भी सकते हैं। आप बेशक क्वेश्चन अपने पास नोट करते जाएं, और फिर हम इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे। 11। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, चेंज करना चाहूँ चेंज कर सकता हूँ बाय मिस्टेक, अगर कुछ मैंने लिख दिया है, या इसको रिमूव करना चाहूँ ऑप्शन, कोई मैंने बाय मिस्टेक कोई ऑप्शन ऐड कर दी है जो कि मेरे उस वेरिएबल के साथ मैच नहीं करती थी,
तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ, रिमूव भी कर सकता हूँ। तो जो ही मैं इस पे 1 एंड 2 पे क्लिक करके इसको ओके करूँगा, आप देखेंगे वैल्यूज़ में पहले नन थी, अब वैल्यूज़ में मेल और फीमेल आ गए हैं और ये शो करता है कि 1 जो ही क्लिक करेंगे 1 फॉर मेल एंड 2 फॉर फीमेल। आप 0 एंड 1 कर सकते हैं, मेल को बाद में, फीमेल को पहले आप कोडिंग कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आपको याद होना चाहिए जब आप डाटा एंट्री करेंगे तो आपको पता होगा कि आपने कोडिंग क्या की थी। देन मिसिंग वैल्यूज, जहाँ पर हमारे पास बाय डिफॉल्ट नन है, हम इनको भी चेंज नहीं करेंगे। ये वो वैल्यूज होती हैं जो कि आप ये चाहते हैं कि अगर यहाँ कोई वैल्यू लिख दी जाए, अगर मैं बाय मिस्टेक ये वैल्यू लिखता हूँ तो वो उसको मिसिंग कंसिडर करे। अभी हम इसको नहीं चेंज करेंगे कुछ भी। आगे मिसिंग वैल्यूज के लिए सेपरेट मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा आपको कि आप मिसिंग वैल्यूज को कैसे ट्रीट करते हैं। कॉलम्स 8 बाय डिफॉल्ट रहने दें, अलाइनमेंट राइट ओके है। मेयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने वेरिएबल को मेयर कैसे करना है। हमारे पास 3 मेयर्स की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप डाटा को देखें तो 4 टाइप्स ऑफ डाटा जो है वो यूज हो रहा होता है। नॉमिनल, जिसको हम कैटेगोरिकल भी कहते हैं, ऑर्डिनल होता है, स्केल होता है और रेशियो होता है। ये 4 टाइप्स के रेश जो है हमारे पास डाटा की नेचर हो सकती है। लेकिन एसपीएसएस में 3 जो है मेयर्स यूज होती हैं, क्योंकि एसपीएसएस स्केल के लिए भी और रेशियो के लिए, दोनों के लिए सेम जो है मेयर यूज करता है। क्योंकि स्केल और रेशियो दोनों हमारे जो है डाटा क्वांटिटेटिव डाटा होता है, बाय डिफॉल्ट हम उनको कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो एसपीएसएस इन दोनों को सेम ही ट्रीटमेंट करता है, इसके लिए सेपरेट नहीं है। तो अब नॉमिनल होता है वो जिसमें ग्रुप्स बने होते हैं, कैटेगरीज बनी होती हैं। तो जेंडर में हमने क्योंकि 2 ग्रुप्स बना दिए हैं, मेल एंड फीमेल के, तो इसलिए जेंडर को हम जो है वो नॉमिनल कंसिडर करेंगे। एज के अगर ग्रुप बनाए हुए हैं तो नॉमिनल हैं। अगर एज को आपने ओपन रखा हुआ है, आपने उनसे ग्रुप नहीं बनाए, आपने जस्ट ईयर पूछे हैं, क्या कितनी एज है, 30 ईयर है, 40 ईयर है, 50 ईयर है, वो जो भी ईयर्स लिखेंगे, तो उस सूरत में आपके पास वैल्यूज में कुछ नहीं होगा। तो फिर आप स्केल को क्वांटिफाई करते वक्त मेयर में आप उसे एज को स्केल लिखेंगे, स्केल सेलेक्ट करेंगे, फिर वो नॉमिनल नहीं होगा क्योंकि आपने ग्रुपिंग नहीं की। हाँ, अगर आपने क्वेश्चन ईयर में ग्रुपिंग नहीं की थी, बाद में आप चाहते हैं एसपीएसएस शीट बनाते वक्त कि मैं ग्रुपिंग कर दूं, तो आप फिर यहाँ पर उसकी वैल्यूज असाइन कर दें जो जो एज के ग्रुप्स हैं, फिर आप उसे नॉमिनल कंसिडर कर सकते हैं। ऑर्डिनल वो होता है जिसमें आपके पास ऑर्डर या प्रेफरेंसेस पूछी जाती हैं और आप उन ऑर्डर या प्रेफरेंसेस में से अपने प्रेफरेंसेस दे रहे होते हैं। ये मल्टी रिस्पांस जो है मोस्टली हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम ऑर्डिनल्स भी कंसिडर करते हैं। जैसा कि आपसे पूछा जाता है कि आपके पास 3 एसपीएसएस के सेशंस हैं, तो आप सेशन 1 को अटेंड करना चाहेंगे, 2 को अटेंड करना चाहें, 3 को अटेंड करना चाह रहे हैं। आप अपनी जो है रैंकिंग अपने जो है वो ऑर्डर बताएं, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सेकंड प्रायोरिटी क्या है, थर्ड प्रायोरिटी क्या है। तो आपने जस्ट 1 ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना, आपने 2 और मोर देन 2 ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होगा। तो फिर आपने जिसको भी फर्स्ट ऑप्शन देंगे, प्रायोरिटी देंगे, वो आपका फिर सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी, तो उसको हम एसपीएसएस में ऑर्डिनल कंसीडर करेंगे। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां से आपसे पूछते हैं कि जी आप कौन सी कोल्ड ड्रिंक जो है पीना पसंद करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन उनको देते हैं, कहते हैं नहीं सर ये अवेलेबल नहीं है, आपको सेकंड ऑप्शन दे देंगे, सेकंड नहीं है थर्ड ऑप्शन दे देंगे। लेकिन ये है कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, उन ऑप्शन में से आप वन बाय वन चूज कर रहे होते हैं। तो ये ऑर्डिनल हमारी जब कंसिडर की जाती है। जैसे आपने कोई कार बाई करनी है तो आपसे पूछा जाता है कि आपकी कार के कौन कौन से फीचर्स आपको लाइक करते हैं। तो आप 3-4 फीचर्स बताते हैं, उसकी बेस पे आपको वो कार जो सेलेक्ट की जाती है कि आपको ये कार आपके लिए बेहतर रहेगी। तो वो आपकी प्रायोरिटीज़ जो होंगी 3 या 4 फीचर्स की, वो ऑर्डिनल कंसिडर किए जाएंगे। स्केल में आपके पास जो 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल, 4 पॉइंट लिकर्ट स्केल्स होते हैं। जैसा कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड विद द एसपीएसएस ट्रेनिंग। और इसमें मैं आपको 5 ऑप्शन दे देता हूँ, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री एंड स्ट्रांगली एग्री। 5 ऑप्शंस मैंने आपसे आपको दे दिए हैं। आप उन 5 में से किसी एक ऑप्शन को चूज करेंगे, तो वो जो पॉइंट है उसको हम स्केल कंसिडर करेंगे कि स्केल आइटम है हमारा। इसी तरह रेशियोज पे है, जो कि डाटा हमारे पास क्वांटिटेटिव नेचर का होता है, लाइक आपने कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, आपके पास इंटरेस्ट रेट है,
आपके पास लिटरेसी रेट मौजूद है, आपके पास जीडीपी अवेलेबल है, जीडीपी के ईच ईयर का जो है वो आपके पास डाटा अवेलेबल है, तो उसको भी आप स्केल में ही कंसिडर करेंगे। एसपीएसएस में रेशियो एंड स्केल दोनों के लिए सेम जो है ग्रुपिंग की जाती है। तो जेंडर के लिए हम नॉमिनल कंसिडर करेंगे, और यहाँ पर रोल इसको अगर आप असाइन करते भी हैं ठीक है, नहीं करते तब भी कोई इशू नहीं है। ये रोल जो है ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो एसपीएसएस की शीट में ये वेरिएबल है ये मेरा क्या है। क्या मेरा ये टारगेट वेरिएबल है, इनपुट वेरिएबल मीन जिसको हम कहते हैं आगे जाके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इससे हमने कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे यूज करनी है। टारगेट हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है कि इस पे हमने फोकस करना है। बोथ है, क्या वो इनपुट एंड टारगेट दोनों है, नन है, कुछ भी नहीं आप इससे पे यूज करना चाहते, या पार्टीशनिंग करनी है इस वेरिएबल की बेस पे, या अपने डाटा को स्प्लिट करना है। तो अभी बाय डिफॉल्ट इनपुट ही रहता है, आप इसको ना भी चेंज करें कोई इफेक्ट नहीं होता। हमें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं वो है नेम का, लेबल का और वैल्यूज़ का। और फोर्थ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो मेजर कर लें। ये फोर आपके मेन कॉलम्स हैं जिनको आपने जब भी एसपीएसएस में डाटा इंटर करना है तो वेरिएबल व्यू में जाकर आपने वेरिएबल्स बनाने हैं, तो ये फोर इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर पुट करनी चाहिए, जिससे आपकी जो इंफॉर्मेशन होगी वो प्रॉपरली डिस्प्ले भी होगी एसपीएसएस के ग्राफ्स पे, और इजीली अंडरस्टैंडेबल भी होगी। जैसे नेम है तो नेम आपका वेरिएबल है, तो नेम को मैं लिखूंगा और इसको फिर मैं नेम को यहाँ से स्ट्रिंग कर दूंगा, और इसके जो नेम ऑफ रिस्पोंडेंट जो है वो मेंशन में कर दूंगा लेबल में, और इसकी वैल्यू कुछ नहीं दूंगा, वैल्यू नन रहेगी। और इसमें इसके जो मेजर है इसको भी कोई ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट स्केल है, स्केल ही रहने दें, नहीं भी आप इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और इसके इनपुट पे भी हमें कोई नहीं चेंज करने की ज़रूरत, जस्ट नेम आपने लिखा है तो इसके लिए आपको फिर टाइप उसको असाइन करनी पड़ेगी, और आपने इसको लेबल दे सकते हैं। देन आपने एज पूछी है, और एज जो है दो किस्म की हम पूछते हैं, लेट्स सपोज एज बाय ईयर है, और आपने दूसरी एज जो आपने पूछी है वो इन ग्रुप्स है। मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दोनों जो है वो लिख रहा हूँ। एज आप ईयर्स में भी पूछ सकते हैं, एज आप जब ग्रुप्स में भी पूछ सकते हैं। अगर तो ईयर्स में पूछी है तो यहाँ पर तो दोनों से लेबल तो दोनों में आपका एक ही आएगा, एज ऑफ रिस्पोंडेंट्स। और एज ऑफ द रिस्पोंडेंट मैंने यहाँ लिखी। अब अगर तो मेरे पास ईयर्स में है तो यहाँ कोई वैल्यूज नहीं दूंगा, ये ओपन मेरा क्वेश्चन रहेगा, और इसको मैं फिर यहाँ से बाय डिफॉल्ट इसको स्केल जो है वो मेजर करूंगा। अगर मेरे पास एज ग्रुप्स में मैंने पूछी हुई है, फर्स्ट ग्रुप जो है वो मेरा है वो लेस देन 18 ईयर है, दूसरा ग्रुप जो है वो मेरा लेट्स सपोज 18 टू 30 ईयर्स है, और थर्ड ग्रुप जो है वो मेरा है अबव 30 ईयर्स। आपके जितने भी ग्रुप्स हों वो आप पे है, मैंने तो जस्ट वो अंडरस्टैंडिंग के लिए शॉर्ट ही रख रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर मैं इसको वैल्यूज दूंगा, और यहाँ पर इसको मैं नॉमिनल कंसिडर कर लूंगा। अब जो मेरे पास फोर वेरिएबल्स क्रिएट हो गए हैं, एज के टू वे से मेजर करना चाह रहा हूँ मैं, और जेंडर भी है, नेम भी है। अब अगर डाटा व्यू में देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास जो सिंपल पहले वेरिएबल वेरिएबल लिखा हुआ था, अब यहाँ पर ये शो कर रहा है कि फर्स्ट जो मेरा वेरिएबल जेंडर है, नेम है, फिर ईयर इन एज है, ईयर इन ग्रुप है। तो एज इन ग्रुप्स है, तो ये मेरे पास डिफरेंट जो हैं वेरिएबल्स के नेम आ गए हैं। अब अगर मैं डाटा इंटर करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर फर्स्ट रिस्पोंडेंट का डाटा इंटर करता हूँ, मेल है लेट्स सपोज, उसका नेम आसिम है, और उसकी एज जो है वो 45 ईयर्स है। ग्रुप अगर मैंने किया हुआ है तो ग्रुप मुझे पता है 45 ईयर थर्ड ग्रुप में आएगा, क्योंकि इसकी एज जो है थर्ड ग्रुप के लिए मैंने मोर देन 30 ईयर्स लिखा हुआ था।
अगर सेकंड रिस्पोंडेंट जो है वो फीमेल है और फीमेल का नेम जो है वो लेट्स सपोज अस्मा है और इसकी एज जो है वो सेकंड ग्रुप में फॉल करती है 23 ईयर्स, तो इसको हम ग्रुप 2 कंसिडर कर लेते हैं। थर्ड जो है मेरे पास रिस्पोंडेंट वो मेल है नसीर नेम से और इसकी एज लेट्स सपोज 35 ईयर्स है, तो इसको मैं थर्ड कंसिडर कर लूँगा। अब यहाँ पर ये मैं डेटा इंटर करता जा रहा हूँ अपने जो भी रिस्पॉन्सेज आए होंगे, जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं, हर वेरिएबल रिस्पोंडेंट का हर वेरिएबल के नीचे उसकी इंफॉर्मेशन पुट करते जाएंगे। सेकंड रिस्पोंडेंट, थर्ड रिस्पोंडेंट, जो जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने आपको दी होगी। फिर यहाँ पर आपके पास डाटा को सेव करने की ऑप्शन है। आपने डाटा को सेव ज़रूर करना है। एसपीएसएस को सेव करना करना भी मैं बता देता हूँ। जब आप सेव करते हैं तो दो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछता है, एक मेन शीट सेव करता है और एक आउटपुट शीट सेव कर रहा होता है। अभी जो मेरे पास ये मेन शीट ओपन है, अगर आप देखेंगे इसके साथ साथ एक पैरेलल शीट ओपन है मेरे पास आउटपुट के नाम से भी। तो हम वर्किंग जो है वो मेन शीट पे कर रहे होते हैं, जो भी रिजल्ट्स डिस्प्ले होते हैं वो आउटपुट शीट में आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और जहाँ पर भी आप वर्ड में या जहाँ पर भी सेल इसको सेव करना चाहते हैं तो मैं सेव कर देता हूँ और मैं लिख देता हूँ SPSS सेशन के नाम से मैंने इसको सेव किया। और जो ही मैंने इसको सेव किया तो ये सेव होगी, अब शो कर रहा है सेव हो गई है। आउटपुट जो है वो अभी भी सेव नहीं है क्योंकि मैंने आउटपुट को सेव नहीं किया। आउटपुट को आप सेव तब करें अगर आपने कोई आउटपुट एक्सट्रैक्ट की हुई है, रिजल्ट्स एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं और उनको आगे फ्यूचर में यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर तो आउटपुट फाइल को सेव करें। अदरवाइज ये सिंपल जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपने फाइल सेव कर दी है, आउटपुट शो कर रहा है, आपने फाइल प्रिपेयर की थी, तो इसको अब ज़रूरत नहीं है, इसको आप क्लोज़ करें। और पूछेगा सेव करना है आउटपुट को, नो मैंने सेव नहीं करना। एसपीएसएस को मैं क्लोज़ करके रीओपन करना चाहूँ तो ओपन करूँगा और यही फाइल मेरे पास सामने जो है वो शो हो सकती है ओपन करते वक़्त। इसको ओपन कर सकता हूँ और अगर मैं न्यू फाइल प्रिपेयर करना चाहूँ तो वो भी प्रिपेयर कर सकता हूँ। ये तो वो शीट है जो कि प्रीपेड अभी हमने की है। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि हम ऑलरेडी प्रीपेड शीट हो तो उसको भी एक दो मैं शीट्स आपके साथ शेयर करता हूँ कि अब जो है वो शीट्स कैसे प्रिपेयर होती हैं और शीट्स को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। जी सर। जी 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 बिल्कुल। अभी इसकी रीजन मैं बताता हूँ मैंने क्यों किया ऐसा। अभी तो आप देखें आपके पास ये डाटा में कोई एरर शो नहीं कर रहा। 1 2 3 इसे ऐसे ही जो है वो जो लिखा है वही है। अगर ये आप चेक करना चाहें कि कहीं मेरा डाटा आउट कोडेड है, वो अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो वो एसपीएसएस से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। यहाँ पर एक बटन है, ये 1 एंड A, न्यूमेरिक भी और अल्फ़ाबेटिक भी। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो जो इन्फॉर्मेशन मेरी ग्रुपिंग में थी, बैक पे जिन पे ग्रुप बने हुए थे उसने ग्रुप में कर दिया है, लेकिन 3 को फिर भी उसने ग्रुप में नहीं किया। ये देखें 3 को ग्रुप नहीं किया क्योंकि 3 ग्रुप था ही नहीं। हाँ ये शो कर जी, जी, ये शो करना चाह रहा है कि ये हमने जो शो किया है ये कुछ भी नहीं है, ये किसी ग्रुप में फ़ॉल ही नहीं करता। फिर अगर मैं इसको एनालाइज़ करता हूँ तो एनालिसिस वक़्त मैं आपको दिखाता हूँ, जो टेबल आएगा उस टेबल में भी शो करेगा कि ये बाकी तो ठीक है, मेल की फ्रीक्वेंसी 1 है, फीमेल की 1 है, ये 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है। तो 3 क्या है, ये आपको फिर आइडिया होना चाहिए कि जो ये मैंने 3 लिखा है ये क्या था। अगर इट मीन कि आपने कोडिंग जो है वो रॉन्ग की है या फिर आपने बाय मिस्टेक इसको लिखा है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, उसमें आपको ये हेल्प आउट करेगा कि आपने जो कोडिंग की है वो प्रॉपरली थी या नहीं। जी, आगे हम जाकर जब देखेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में उसमें मिनिमम मैक्सिमम की भी हमें शो कर रहा होता है, तो वहाँ पर भी पता चल जाता है कि कोई आउट तो नहीं है हमारे मिनिमम मैक्सिमम की सिचुएशन में। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, जी नहीं वो नहीं लिखिएगा क्योंकि इसके लिए जो नेम का कॉलम है इसमें आप स्पेस रिस्ट्रिक्टेड है, आप स्पेस नहीं दे सकते।
जी कर सकते हैं, अभी वो दिखाता हूँ आपको इसको। कोई और कोड यूज कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं ऑब्जेक्शन। एसपी वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप उसको कैसे लिखना चाहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक और शीट। ये है शीट एक बनी हुई। ये ऑनलाइन डाटा ही फिल हुआ था और उसकी एक शीट है। अब देखें इसमें ये 28 क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हुए हैं अपने रिस्पोंडेंट से, और हर क्वेश्चन को इन्होंने कोड कर दिया है। ये ऑनलाइन फैकल्टी की जो है वो सेटिस्फेक्शन सर्वे था, तो उस पे इन्होंने 28 क्वेश्चंस पूछे हुए थे। अब क्वेश्चंस को आप यहाँ पर कंप्लीट नहीं लिख सकते, तो फिर इस सिचुएशन में आपने यहाँ पर इस क्वेश्चन की कोडिंग कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, वो आपकी मर्जी, आप कोडिंग कैसे करना चाहते हैं, आपके अपनी अंडरस्टैंडिंग है। और यहाँ पर जो है फिर आप लेबल में कंप्लीट लेबल देंगे, और वैल्यूज में आप उनकी कंप्लीट जो मेजरमेंट है, इनका 4 पॉइंट लिकर्ट स्केल पे था, तो 4 पॉइंट लिकर्ट पे आप इसको मेजर कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे यूनिवर्सिटी का क्योंकि नेम होता है, तो नेम जो है वो स्ट्रिंग हुआ है यहाँ पर, क्योंकि नेम जो है आपके पास यूनिवर्सिटी का शो करेगा। वो यहाँ पर ये STMU फाउंडेशन, ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के नेम जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो स्ट्रिंग किए हुए हैं। बाकी जो है वो हमारे पास न्यूमेरिक है, या अदर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है वो भी स्ट्रिंग किया हुआ है, अदर वर्कलोड है वो भी स्ट्रिंग। तो आपके वेरिएबल टू वेरिएबल चेंज होता रहता है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्या थे, और आपने उसको मेजर कैसे किया हुआ है। यहाँ पर आपके पास ये वेरिएबल नेम है, और यहाँ पर उनके कंप्लीट क्वेश्चन है जो कि आपने पूछा हुआ है। जैसे वेरिएबल थर्ड जो है, इसमें आपने पूछा है माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन देयर लर्निंग। तो अब यहाँ पर आप क्योंकि क्वेश्चन 3 वाली जगह पर नहीं पुट कर सकते, अगर आप अंडरस्कोर से पुट भी करें तो वो बहुत लेंथी नेम हो जाता है वेरिएबल का, और ये 64 करेक्टर से ज़्यादा नेम भी नहीं करेगा एक्सेप्ट। तो फिर इसके लिए आपको लेबल में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी होगी, और यहाँ पर आपको नेम में शॉर्ट कोड इसका यूज़ करना होगा। यस, एनी कन्फ्यूजन यहाँ तक कोई शीट प्रिपरेशन से रिलेटेड? सर। जी 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 बिल्कुल, आपके पास जैसे मैंने ये एक सैंपल डाटा शीट जो है वो डाउनलोड की थी। ये ऑनलाइन डाटा फिल हुआ था, और ये डाटा जो है अवेलेबल एक्सेल की फाइल में है, क्योंकि गूगल शीट सर्वे, मंकी सर्वे, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे आपको गूगल एक्सेल की फाइल में या CSV की फाइल जो है वो डाउनलोड करने की ऑप्शन आपको देते हैं। तो आप जो है इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, ये मेरे पास जो फाइल है ये वर्ड एक्सेल की फाइल है, और ये CSV फाइल है, दोनों में सेम डाटा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ जाता हूँ फाइल में, और इसमें ओपन डाटा। अब ये फाइल मेरी जहाँ पर पड़ी हुई है, मैं इसको लिंक दूंगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, SPSS, यहाँ पर। अभी अगर देखें बाय डिफॉल्ट ये मुझे दे रहा है सिर्फ और सिर्फ SPSS की फाइल्स, क्योंकि SPSS देखें यहाँ पर मैं इसको फाइल टाइप चेंज करता हूँ, और मैं इसे बताता हूँ कि मेरे पास एक्सेल की फाइल है। तो एक्सेल की फाइल अगर क्लिक करूंगा तो एक्सेल की फाइल शो करेगा। अगर मैं कहता हूँ सारी फाइल्स शो करे तो वो भी शो कर देगा। अगर मैं कहता हूँ CSV फाइल मेरे पास है वो शो करे तो वो कर सकता है। अगर मैं एक्सेल की फाइल को शो करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक्सेल की फाइल में ये सैम्पल डेटा सेट अवेलेबल है। मैं इसको ओपन करता हूँ, और ये पूछा है कि रीड वेरिएबल नेम फ्रॉम द फर्स्ट रो ऑफ द डाटा। जो मेरे पास डाटा था इसमें जो फर्स्ट रो है उसमें फिर आपके पास वेरिएबल नेम होने चाहिए।
तो यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट रो है उसमें डाटा जो है वो वेरिएबल नेम से है, और फिर कोई स्पेस भी नहीं होनी चाहिए ताकि इसके बाद डाटा जो है बेशक डाटा किस जगह पर मिसिंग हो सकता है, लेकिन डाटा शीट जो आपने प्रिपेयर की होनी चाहिए इसमें, या आपने प्रिपेयर की हो या आपने जो डाउनलोड की है उसमें डाटा जो है वो ऐसे रो वाइज ही डाटा इंटर हुआ हो। तो फर्स्ट वेरिएबल के नेम चूज करें, यस, ओके करूंगा। ओके, अब देखें उसने एक शीट मेरे सामने जो है वो ओपन कर दी है, और इसमें इसने ये वेरिएबल्स 23 थे, इनके नेम ले लिए हैं, और इनका डाटा भी इसने यहाँ पर 23 वेरिएबल्स का दे दिया है। जो भी डाटा इसमें जितना डाटा था वो सारा डाटा इसने मुझे दे दिया है। और डेट में बर्थडे डेट में होती है, इसलिए इसने डेट में ही मेंशन की है। यहाँ पर इसको देखें, बर्थडे को इसने डेट मेंशन की है, आईडी न्यूमेरिक है, एनरोलमेंट डेट जो है या एक्स एक्सपायरी डेट जो है वो आपके स्ट्रिंग में है, रैंक नंबरिंग में है, मेजर स्ट्रिंग में है, उसका जेंडर वगैरह जो है वो आपके न्यूमेरिक में है। तो कुछ डाटा न्यूमेरिक में है, कुछ स्ट्रिंग में है, कुछ जो है वो आपका डेट्स में है, कुछ करेंसी में हो सकता है। अब यहाँ पर इसने जो इन्फॉर्मेशन दी है, एक याद रखना है आपने कि नेम को कॉलम इसने प्रिपेयर कर दिया है, मेयर्स इसने ऑटो दे दिए हैं, लेबल नहीं दिए, लेबल आपको खुद पुट करने होंगे। और सेकंड, वैल्यूज भी आपको खुद पुट करनी होगी कि आपने जैसे जेंडर है तो जेंडर में आप देखेंगे तो कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू जो है वो नन है, तो वैल्यूज आपको खुद असाइन करनी होगी, क्योंकि वैल्यू जो है वो SPSS इंपोर्ट करते वक्त असाइन नहीं करता, क्योंकि एक्सेल में ये वैल्यूज होती नहीं है। एक्सेल में भी आप देखेंगे तो उसमें मेल और फीमेल को 0 और 1 से इन्होंने कोड किया हुआ है। अब 0 क्या है, 1 क्या है, ये आपको SPSS को बताना होगा, वरना SPSS जो आउटपुट देगा जेंडर की, अगर लेट्स सपोज हम आउटपुट निकालते भी हैं इसकी, तो आप देखेंगे कि कोई मेल फीमेल नहीं लिखेगा, जस्ट 0 और 1 लिख देगा कि 0 इतने हैं, 1 इतने हैं। तो वो 0 और 1 क्या है, उसको आपको इंटरप्रेट करना होगा, SPSS को बताना होगा। तो फिर यह है कि थोड़ी सी वर्किंग आपको करनी पड़ती है, जिसमें लेबल्स एंड वैल्यूज आपको पुट करनी होगी, डाटा आपको पुट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी वहां पर मौजूद होता है। फिर अगर आपके पास एक फाइल अवेलेबल है और उस फाइल को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि ये शीट मेरे पास बनी हुई थी और मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ एक्सेल की फाइल में, कहीं और सेव मैंने करना है, तो मैं इसको सेव एज करते वक्त यहाँ पर नॉर्मली SPSS की होती है, लेकिन मैं यहाँ से इसको नेम चेंज कर देता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ। कामा डिलिमिटेड कर सकता हूँ SPSS की फाइल में, टैब डिलिमिटेड कर सकता हूँ। एक्सेल के डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल हैं, कौन से वर्जन का हम कर सकते हैं, लेट्स सपोज मैं 2007 से 10 वाला यूज़ करता हूँ, तो मैं इसी पे इसको सेव करूँगा। तो आप देखेंगे मेरे पास एक फाइल जो है वो SPSS से सेव हो जाएगी, राबिया शीट के नाम से। क्लिक करूँगा तो ये शीट जो वहाँ पर थी डाटा, वो डाटा यहाँ पर मेरे पास आ गया है। और इस डाटा में क्वांटिटेटिव डाटा जो है, इसकी कोडिंग क्योंकि हमने वहाँ पर की हुई है, SPSS कोडिंग करता है, एक्सेल कोडिंग नहीं यूज़ करता है, ये कोडिंग नहीं करता, तो इसलिए यहाँ पर इसकी कोडिंग नहीं आएगी। यस, वेलकम। एनी अदर कंफ्यूजन? जी वेलकम सर। सर वेलकम। सर इसकी रीज़न ये है कि आपने जब नेम असाइन किया है तो आपने उसको न्यूमेरिक लिखा होगा, आप उसको स्ट्रिंग करें नेम को, यहाँ पर टाइप में जाकर उसको स्ट्रिंग करेंगे तो तब वो लिखने की परमिशन देगा, अदरवाइज क्योंकि SPSS क्वांटिटेटिव डाटा को डील करता है तो ये आपको क्वालिटेटिव लिखने की ऑप्शन नहीं देगा। वेरिएबल की टाइप जो है वो चेंज करनी होगी। सर
आप पहले वेरिएबल को आप रिमूव करके ना दोबारा बना लें, वो मे बी बैक पे आपके जो डाटा क्वांटिटेटिव पड़ा हो, डार्ट लगा हुआ है, तो तब भी वो उसको कंसिडर नहीं करेगा। यस मैम। हम्म। हम्म। जी। जी, एक तो ये वैलिड क्वेश्चन है, ओके किया जा सकता है। मल्टीपल रिस्पांस आपको उसके अगेंस्ट मिल सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया यूजेज जो है वो डिफरेंट लोग कर रहे होते हैं, फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, इंस्टाग्राम भी है, इसके अलावा व्हाट्सएप भी है। तो डिफरेंट रिस्पांसेस आ सकते हैं। तो इसको हम फिर मल्टी रिस्पांस के नाम से कंसिडर करते हैं। एसपीएस में इसके लिए मल्टीपल रिस्पांस या मल्टी रिस्पांस कंसिडर करते हैं। तो जब आपको शीट प्रिपेयर करते हैं, तो शीट प्रिपेयर करते वक्त फिर आपको मल्टीपल रिस्पांस के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने होंगे, और रिस्पांस पे आप हर रिस्पांस के लिए या हर ग्रुप के लिए आपको सेपरेट क्वेश्चन बनाना होगा। फर्स्ट टाइम तो डाटा एंट्री करते वक्त तो ये एफर्ट करनी पड़ती है। एनालिसिस जो है उसका इजी हो जाता है। एनालिसिस जो है वो मल्टीपल रिस्पांस के थ्रू हम कर सकते हैं। जैसा कि आपने सोशल मीडिया का क्वेश्चन पूछिए, 3 ऑप्शन दिए हैं, और तीनों में से ये रैंकिंग का भी आ जाता है उसमें, और मल्टीपल रिस्पांस भी इसमें कंसिडर होते हैं। तो आपने सोशल मीडिया का आपने क्वेश्चन 1 में उनको ऑप्शन पूछी, लेट्स सपोज व्हाट्सएप का। आपने फिर सोशल मीडिया का आपने से क्वेश्चन पूछा है ट्विटर का। आपने थर्ड क्वेश्चन उनसे सोशल मीडिया का पूछा है, इसका फेसबुक का। अब कुछ रिस्पोंडेंट है, वो रिस्पोंडेंट फर्स्ट जो है वो व्हाट्सएप भी यूज़ करता है, और इसमें आपने पूछा है यस एंड नो के, जो यस का है उसको टिक करें, जो नो है उसको आप। तो हम यस वाले को 1 कंसिडर करते हैं, जो नहीं आंसर दिया या उसको हम स्किप भी कर सकते हैं, या उस पे नो है तो 0 कर सकते हैं। जो वो फर्स्ट रिस्पोंडेंट है वो फेसबुक और व्हाट्सएप यूज़ करता है। सेकंड रिस्पोंडेंट जो है वो सिर्फ ट्विटर यूज़ करता है। थर्ड रिस्पोंडेंट तीनों यूज़ करता है। तो अब क्योंकि 1 क्वेश्चन के अंदर ये 3 रिस्पॉन्सेज पॉसिबल नहीं हैं, तो इसको हम मल्टीपल रिस्पॉन्स कहते हैं। और मल्टीपल रिस्पॉन्स के लिए फिर हमारे पास एसपीएसएस में जो ऑप्शन होती है वो ये होता है कि हम इसको सेपरेटली क्वेश्चन प्रिपेयर तो कर लेते हैं। आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, वहां पर हमारे पास ये मल्टी रिस्पॉन्स की ऑप्शन होती है। हम इन क्वेश्चंस को मिक्स करके एक रिस्पॉन्स क्रिएट कर लेते हैं। मल्टीपल रिस्पॉन्स जो है वो आपका ये बन जाता है। ओके, वेलकम। क्योंकि इस पे टेस्ट मल्टीपल रिस्पांस के फिर टेस्ट भी थोड़े से डिफरेंट हो जाता है। इसमें हम सिर्फ फ्रीक्वेंसीज और क्रॉस टैब कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई टेस्ट भी इस पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। हर क्वेश्चन की नेचर के हिसाब से उस पे टेस्ट भी अप्लाई होता है। सर। जी। सर सर। नहीं, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, एक सामने एक आपके पास ये मॉडल है, वो क्योंकि उनका जो क्वेश्चन था वो प्योर मल्टीपल रिस्पांस पे था। इसमें आपके जो मल्टीपल आइटम्स हैं, रिस्पांस एंड आइटम में डिफरेंट है। उसमें एक क्वेश्चन है, उसमें डिफरेंट रिस्पांसेस आ सकते हैं मल्टीपल रिस्पांस में। यहाँ पर आपके डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन के सेपरेट आंसर आ सकते हैं, जो कि हम इस में यूज करेंगे। ये एक मॉडल है, लेट्स सपोज कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस जो है वो जब मेजर की जाती है, तो उसमें ये 4 मेन वेरिएबल्स हैं जिनकी बेस पे हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस अप एंड डाउन हो सकती है। फर्स्ट है इनोवेटिव टीचिंग मेथड, सेकंड है प्रेजेंटेशन, थर्ड है ग्रुप डिस्कशन, फोर्थ है क्रिएटिव राइटिंग टास्क। ये 4 क्वेश्चन आपने 4 वेरिएबल्स हैं, और आप देखते हैं कि इन चारों में से कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या वेरिएबल इम्पेक्ट करता है आपके स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस पे।
जब आपने क्वेश्चन प्रिपेयर किया, आपने कुछ डेमोग्राफिक क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे स्टूडेंट्स की एज, उनकी क्वालिफिकेशन, उनके एक्सपीरियंस और उनकी जो जेंडर है वो आपने पूछ लिया। फिर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट इनोवेटिव टीचिंग मेथड, इसको आपके 8 आइटम से मेजर किया है, प्रेजेंटेशंस को 4 से, ग्रुप डिस्कशन को 7 से, क्रिएटिव राइटिंग को 12 से और स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस को 5 आइटम से। अब ये हर वेरिएबल के लिए डिफरेंट आइटम्स आपने यूज किए हैं। अब आपने जब इसकी शीट बनानी है तो इनोवेटिव टीचिंग मेथड को आप 8 आइटम्स इसके सेपरेट बनाएंगे, और इसकी शीट बनाते वक्त आप फिर फर्स्ट वेरिएबल को नेम देंगे ITM1, फिर सेकंड को ITM2, ITM3, ITM4। वो शो करेगा कि ये इनोवेटिव टीचिंग मेथड के 8 क्वेश्चन हैं। प्रेजेंटेशन के हैं तो इसके लिए मैंने कोडिंग की है, प्रेन 1 2 3 4 हो जाएगा। ग्रुप डिस्कशन है तो इसके लिए DG 1 2 से लेकर 7 तक हो जाएगा। तो आपने जो है वो ग्रुपिंग आपने करनी है, उनकी कोडिंग आपने करनी है। सिर्फ ये कि किस वे से आप कोडिंग करते हैं ये आप पे है। आपने हर क्वेश्चन के लिए सेपरेट सेपरेट जो है वो क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए, वेरिएबल्स के लिए भी। कंप्यूट बाद में करेंगे इनको, और इन पे एनालिसिस बाद में परफॉर्म होगा। ये जस्ट अभी मैं शीट प्रिपरेशन से रिलेटेड बता रहा हूँ कि ऐसे शीट प्रिपेयर की जाती है जब आप टेस्ट परफॉर्म करते हैं या आपने SPSS की शीट प्रिपेयर करनी होती है। मैं इसकी शीट भी दिखाता हूँ, इसी पे जो है मेरे पास बनी होगी शीट। जी, जस्ट 1 मिनट में इनके क्वेरी का आंसर दे दूं, उसके बाद फिर मैं आपको डील करता हूँ। जस्ट 1 मिनट। डेमोग्राफिक। जी, ये देखिए, अगर आप तो इनोवेटिव टीचिंग मेथड के 8 क्वेश्चन थे, प्रेजेंटेशन के 4 थे, ग्रुप डिस्कशन के 7, क्रिएटिव राइटिंग के 12, और जो इनका स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस है 5 है। उसके बाद फिर इनके बेसिक जेंडर, एज, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन के हैं। फिर बाद में इनको हम कंप्यूट करके बाद में इनको हम कंप्यूट करते हैं और वेरिएबल्स बनाते हैं। पहले हमें सेपरेटली सेपरेटली डाटा को इंटर करना होगा SPSS में। जी शरियार, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? ओके। जी मैडम। वालेकुम सलाम। जी जी जी। हम्म। नहीं, देखिए, नॉर्मली CSV जो होता है वो हमारा या कामा डिलिमिटेड होता है या कॉलम डिलिमिटेड होता है। अगर जो मेरे पास फाइल पड़ी है मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास CSV फाइल पड़ी है। तो ये सैम्पल डाटा की, अब यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूंगा जब, तो ये पूछेगा। ये है कि आपने प्री डिफाइंड को तो मैं कुछ नहीं अभी कर रहा। यहाँ पर सेकंड मेरे पास ऑप्शन है कि आर वेरिएबल नेम इंक्लूड द टॉप ऑफ योर फाइल। यस, जो ही आप देखें क्लिक करेंगे तो इसका व्यू भी चेंज हो जाएगा यहाँ से। ठीक है जी। और ये डिलिमिटेड है, कामा या स्पेशल करेक्टर वगैरह या टैब के थ्रू तो उसी पे हैं, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। और यहाँ पर वो पूछ रहा है कि ईच लेसन, ईच इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसको कोई चेंज नहीं करता मैं। यहाँ पर आप देखें तो ये ऑप्शन है, टैब के साथ चेंजेस हुई है, कामा के साथ है, स्पेस के साथ है, सेमी कॉलन के साथ है। तो नॉर्मली। जी। हम्म हम्म। अच्छा, नहीं, फिर वो आप उससे या तो आइटम के नेम को चेंज कर दें, शॉर्टकट बना दें, क्योंकि हमने नेम तो वैसे भी कंप्लीट नहीं लेना, उसको शॉर्ट ही लिखेंगे। नेम तो वेरिएबल के लेबल में जाकर हमने उसको नेम देना होगा, क्योंकि वो कामा तो उसने फिर डाटा को, जो भी कामा जहां पर भी मैच करेगा उसको वो सेपरेट कर देगा। फिर शीट को थोड़ा सा आपको एक दफा देख लेना उसके नेम के हिसाब से।
जी मैं इसको क्लिक करूंगा तो हाँ जी, इसको फिनिश करूंगा। अब देखेंगे कि वो शीट रेडी कर देगा न्यू। यस, एनी कंफ्यूजन? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। ओके, वेलकम। ओके, अब मेरे पास डिफरेंट शीट्स अवेलेबल हैं। लेट्स सपोज एक शीट मैंने बनाई हुई है, उस शीट पे मैं आपको शो करना चाह रहा हूँ कि हम कैसे एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। शीट प्रिपरेशन हमारी ये बेसिक थी। अब मेरे पास ये 4 वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट्स हैं, 1 डिपेंडेंट वेरिएबल है, उनको डिफरेंट वे से मेजर किया हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स ये कंसिडर करते नहीं, आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं सबके अगेंस्ट जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन एक के लिए सेकंड के भी उतने होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपके नंबर ऑफ आइटम्स ईच वेरिएबल चेंज हो सकते हैं। जैसे इसमें देखें तो फर्स्ट वेरिएबल के 8 हैं, दूसरे के 4 हैं, फिर 7 हैं, 12 हैं, 5 हैं। तो चेंज हो सकते हैं, कोई लाजमी नहीं कि जितने वेरिएबल आइटम आपने एक के लिए दूसरे के भी उतने ही हों। ये तो आपके स्केल पे है कि स्केल कहाँ से आपने अडॉप्ट किया है, और जो क्वेश्चंस कितने पूछे हैं उस स्केल को मेजर करने के लिए। अब सबसे पहले तो मैं इस शीट की कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ कि हम जब शीट को प्रिपेयर कर लेते हैं तो फिर टेस्ट परफॉर्म करते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और कौन कौन से टेस्ट हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो मैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल का एनालिसिस करना आपको सिखाता हूँ। इसमें डेमोग्राफिक्स में इनके जो वेरिएबल्स हैं यूज़ हुए वो है जेंडर, एज, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। ये इनके डिफरेंट जो हैं वेरिएबल्स हैं जो कि यूज़ हुए हैं और इनके डिफरेंट वे से जो है वो मेजर किया गया है। अब वेरिएबल व्यू में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको इनका डाटा शो करेगा, बताएगा कि इनके 123 रिस्पॉन्सेज जो हैं वो टोटल रिसीव हुए हैं, और इसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो हैं वो सारे डाटा हैं जिसमें डेमोग्राफिक्स भी हैं और स्टडी वेरिएबल्स भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम इसको एनालाइज करते वक्त हम जाएंगे एनालाइज में, और एनालाइज करते वक्त पहले सबसे जो पहला काम आपने करना है वो डाटा को एक दफ़ा देख लेना है कि डाटा की कोडिंग का इशू तो नहीं है कहीं पर। डाटा सेकेंडली जो वेरिएबल रिस्पॉन्सेज हैं वो नॉर्मल हैं, कहीं नॉर्मलिटी का इशू तो नहीं है। क्योंकि अगर नॉर्मलिटी का इशू हो और अगर आपको कोई वेरिएबल डिलीट आइटम डिलीट करना हो, या आपने कोई रिस्पांस डिलीट करना हो, तो डिलीट करके फिर आप फ्रीक्वेंसीज की तरफ आएँ। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में पहले मैं अपने जो क्वेश्चंस हैं सारी शीट के, इन सब की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं लेना चाह रहा हूँ। जब आपने मल्टीपल आइटम सेलेक्ट करने हो तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये मूव करता जाएगा, और मेरे पास जहाँ तक एजुकेशन तक वेरिएबल्स हैं, इन सब वेरिएबल्स को मैं यहाँ पुट करता हूँ, और इनके स्क्यूनेस एंड कर्टिसीज, मिनिमम, मैक्सिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन। बाय डिफ़ॉल्ट ये 4 सेलेक्ट होते हैं: मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम। स्क्यूनेस और कर्टिसीज जो है वो आपको सिलेक्ट करना होगा डाटा की नॉर्मलिटी को चेक करने के लिए। अब यहाँ पर ये मैंने 4 वेरिएबल्स पुट किए हैं: जेंडर, एज, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन। ये क्वांटिटेटिव डाटा थे, और इनमें जो मेजर हुए हैं ये हमारे पास ग्रुपिंग में हैं। सेकेंडली ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल है। तो जेंडर का हम कोई मीन वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना चाह रहे, एजुकेशन की हमारी कोई मीन वैल्यू नहीं होती, कोई नॉर्मलिटी नहीं होती, इसलिए इन 4 वेरिएबल्स को मैं यहाँ से एक्सक्लूड कर दूंगा। सिर्फ वही आइटम पुट करूंगा जो स्केल आइटम्स हैं। ये पहले इसलिए पुट किए थे, नॉर्मली स्टूडेंट करते भी यही है कि इनको भी वो पुट कर देते हैं, सारे वेरिएबल्स को पुट कर देते हैं, लेकिन आपके जेंडर के अगर मीन वैल्यू 1.34 आता है तो उसका आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि जेंडर क्या है। तो इसलिए आप कभी भी डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स को अवॉइड करें, उनको आप इस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के पोर्शन में इंक्लूड ना करें। अब यहाँ पर मैं इसे क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे ओके किया, मेरे पास आउटपुट की जो फाइल आएगी उस आउटपुट की फाइल में मेरे पास ये डाटा शो कर रहा है।
ये शो कर रहा है टोटल n जो है 123 है। मिनिमम वैल्यू मिनिमम के कॉलम को शो करेगा और मैक्सिमम शो करेगा कि मैक्सिमम कहाँ पे है। मेरा डाटा जो 1 to 5 लिकर्ट स्केल पे है, तो मैं देख लेता हूँ कि डाटा में कहीं मिनिमम 0 या 1 से कम तो नहीं है और मैक्सिमम कहीं 5 से ग्रेटर तो नहीं है। तो ये शो कर रहा है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू जो है वो विद इन रेंज है। अगर कोई वैल्यू 5 की बजाय बाय मिस्टेक 55 मैंने लिख दी है, क्योंकि डाटा पंच करते वक्त बाय मिस्टेक आप 5 लिखना था, स्पीड में आप इंटर करते जा रहे हैं, 5 की बजाय 55 लिख दी है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, पता चल जाएगा कि ये डाटा जो है वो आपका आउट कोडेड है। और दूसरा ये है कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से देखने के लिए इशू ये होता है कि आपको फिर पूरी शीट के सेल्स एंड रोज जो है कॉलम्स को मूव करना पड़ेगा। अगर तो थोड़े डाटा हो फिर तो इशू नहीं है, अगर आपके पास डाटा हो थाउजेंड्स में रिस्पॉन्सेज, तो फिर मुश्किल हो जाता है कि आप सब सेल्स को वन बाय वन चेक कर सकें। तो इसलिए हम फिर ये शॉर्टकट है कि आप मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के थ्रू उसकी डाटा की कोडिंग देख लें। देन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है कि आपके ईच वेरिएबल में मीन वैल्यू क्या है, एवरेज रिस्पांस क्या था। 1 से 5 पे मेजर किया हुआ है, तो जो ITM 1 है इसके 3 एंड 1 3 से अबव पे रिस्पॉन्सेज है, न्यूट्रल से अबव पे हैं, स्ट्रांगली एग्री की तरफ अगर मैं डाटा देखूँ तो 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, कुछ अबव हो सकते हैं, कुछ बिलो हो सकते हैं। जैसे CWT 8 है तो इसका 2.9 है, कम भी है। स्टैंडर्ड डेविएशन शो करता है कि डाटा में कितनी अप एंड डाउन हो सकती है, मीन वैल्यू में प्लस माइनस कितना हो सकता है। और ये स्क्यूनिस एंड कर्टिसिस की वैल्यूज हैं, जिसमें ये स्टेटिस्टिक की वैल्यू को देखना है आपने। इनकी जो रेंज होती है स्क्यूनिस एंड कर्टिसिस की, डिफरेंट रिसर्चर्स ने डिफरेंट वे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ स्क्यूनिस एंड कर्टिसिस के बारे में। स्क्यूनिस एंड कर्टिसिस जो है ये आपके डाटा की नॉर्मलिटी को शो करते हैं कि हमारा डाटा जो है वो नॉर्मल है या नहीं है। आपने ये बेल कर्व देखी होंगी डिफरेंट जगहों पर, कि ऐसे वो बेल शेप में जो है वो आपके पास शेप बनी होती है, जिसमें सेंटर पॉइंट आपका मीन वैल्यू या जीरो कंसिडर करता है और उसके राइट एंड लेफ्ट साइड देख रहे होते हैं। तो अब ये देखते हैं कि ये जो बेल शेप है ये आपकी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या राइट या लेफ्ट कहीं टिल्ट तो नहीं है, या बोथ पीक या वीक जो है उसकी हाइट कोई बहुत ही वीक तो नहीं है। तो इसको आप चेक करने के लिए आप स्क्यूनिस एंड कर्टिसिस नॉर्मलिटी के थ्रू हम इसको चेक कर सकते हैं। नॉर्मली जो स्क्यूनिस एंड कर्टिसिस की रेंज यूज होती है वो +-2 यूज की जाती है। इफ skewness value is within +-2, there is no normality issue, डाटा को हम नॉर्मल कंसिडर करेंगे। जो कि ये डाटा मेरा शो भी कर रहा है कि जो मेरे पास जो अभी डाटा है ये +-2 के अंदर अंदर इसका डाटा है, कोई भी +-3 से 2 से अबव नहीं है। कुछ रिसर्चर्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, स्क्यूनेस एंड कर्टिसिस की वैल्यू जो है वो 3 तक भी, +-3 तक भी अगर हो तो एक्सेप्टेबल है। कुछ है थोड़े से कंजर्वेटिव हैं, वो कहते हैं नहीं 1 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। आप अपने डाटा को देखें, आप 1 2 एंड 3 तीनों में से जो जिसमें फॉल आपका डाटा कर रखा है, जो आपके डाटा को बेस्ट डिस्क्राइब कर रखा है, तो अगर यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास ज़्यादातर डाटा जो है वो 1 से बिलो है, इवन एक है जो कि 1 से एक्सीड भी कर रहा है। तो फिर मैं एहतियातन इसको +-2 की रेंज दे दूंगा। अगर ये 2 पॉइंट समथिंग होता तो मैं इसको 3 की रेंज दे दूंगा, +-3 की रेंज जो है वो एक्सेप्टेबल है। रेफरेंसेस अवेलेबल हैं, रेफरेंसेस की बेस पे हम उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये हम सबसे पहले ये देखते हैं कि डाटा की नॉर्मलिटी का इशू तो नहीं है किसी वेरिएबल में, अगर हो तो फिर हम उसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्टमेंट के हम देखेंगे कि कहाँ पर मिस्टेक है। लेट्स सपोज मैं आपको एक वेरिएबल 2 में दिखाता हूँ कि मैंने 4 की बजाय 44 लिख दिया है, और जब मैं अगेन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक लगाता हूँ तो आप देखेंगे कि एक तो ये मीन मिनिमम एंड मैक्सिमम ही बता रहा है कि 44 है, और अगर आप मैंने मिनिमम मैक्सिमम को चूज नहीं किया था तो आपको ये स्क्यूनिस एंड कर्टिसिस भी शो कर रहा है कि डाटा में इश्यू है। आपकी वैल्यू जो है वो 9.2 है स्क्यूनिस, और कर्टिसिस 105 है, तो ये भी आउट ऑफ रेंज है। ये तो इवन 3 से भी एक्सीड कर रही है, जिट मीन कि आपके डाटा में इशू है। आपको डाटा को एक दफ़ा रिव्यू करना होगा कि आपने डाटा में क्या मिस्टेक की है। तो आप फिर उस डाटा को रिव्यू करें, चेक करें कि आपके डाटा में कहाँ पर मिस्टेक है। फिर ये तो डिस्क्रिप्टिव सबसे पहले हमने टेस्ट किया।
सेकंड जो टेस्ट हमने यूज करना होता है वो होता है मिसिंग वैल्यूज का, कि डेटा में आपके मिसिंग वैल्यूज हैं या नहीं हैं, अगर हैं तो कितनी हैं, और उनको आपने कैसे ट्रीट करना है अगर आपके डाटा में मिसिंग वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं तो हम फिर उनको कैसे ट्रीट करेंगे। जब ये जानबूझ के मैं आपके सामने कोई डाटा में मिसिंग वैल्यूज क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि डाटा में मिसिंग वैल्यू जो है वो मैं एक्सप्लेन करूँ और पता चले कि मिसिंग वैल्यूज क्या क्या हैं। अगर मैं डाटा देखूँ तो मेरे पास ये डाटा है एसपी के वेरिएबल जो स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस के हैं, और डेमोग्राफिक्स हैं जिनमें मिसिंग वैल्यूज मौजूद हैं। बाकी डाटा को भी मैं एनालाइज कर सकता हूँ मिसिंग वैल्यूज हैं या नहीं है, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन से वेरिएबल को आपने ट्रीट करना है और कौन से वेरिएबल को आपने ट्रीट नहीं करना। मिसिंग वैल्यू को एनालिसिस आपने करना हो तो एनालाइज में जाएंगे, और यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है मिसिंग वैल्यू एनालिसिस। अब मिसिंग वैल्यू एनालिसिस को आपने यहाँ से सिलेक्ट किया, और मिसिंग वैल्यू को जो ही आपने सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे कि ये आपसे पूछ रहा है कि आपके जो डाटा है वो क्वांटिटेटिव है या कैटेगोरिकल है। क्वांटिटेटिव होता है जो कि ये स्केल आइटम्स हैं, और कैटेगोरिकल जो कि हमने नॉमिनल के थ्रू मेजर किए हुए हैं। तो मैं क्वांटिटेटिव डाटा को यहाँ पर फर्स्ट वाले पोर्शन में पुट करता हूँ, और जो मेरे पास कैटेगोरिकल हैं उनको सेपरेटली पुट करता हूँ। इसकी रीज़न है, जैसा कि मैंने अगर आप देखें तो पिछले डिस्क्रिप्टिव में मैंने ये कैटेगोरिकल को निकाल ही दिया था, क्योंकि उसने जो आउटपुट देनी थी उस आउटपुट में मिनिमम मैक्सिमम तो ओके मैं समझ आती है कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू तो आपकी जेंडर की हो सकती है, लेकिन मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते। फिर जेंडर की क्या नॉर्मेलिटी हो सकती है वो भी आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते स्क्यूनेस एंड कर्टिसिस के थ्रू। तो इसलिए यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्टिव से इसको एक्सक्लूड ही कर दिया था। अब अगर मैं आप देखेंगे कि ये जो मिसिंग वैल्यू एनालिसिस है इसने इनको सेपरेट ही कर दिया है, कि कैटेगोरिकल को सेपरेट कर दो और जो स्केल आइटम है सेपरेट कर दो। उसकी रीज़न मैं आपको आगे दिखाता हूँ। आप ओके करेंगे, जो आउटपुट आएगी आपके पास ये आउटपुट शो कर रहा है मिसिंग वैल्यूज को। अच्छा, एसपीएसएस में जब भी आप कोई आउटपुट रन करेंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, लेकिन आपने उसमें से अपने काम की चीज़ निकालनी है जो कि आप जिस टेस्ट को यूज़ कर रहे हैं। अब देखें हमने मिसिंग वैल्यू एनालिसिस किया, यहाँ भी मीन स्टैंडर्ड डेविएशन दे रहा है, लेकिन एक्सट्रीम्स की लेवल भी दे रहा है, लेकिन हमारा क्योंकि मिसिंग वैल्यू एनालिसिस परफॉर्म करने जा रहे हैं इसलिए हमने इसमें मिसिंग वैल्यूज को काउंट जो है वो कंसिडर करेंगे कितना काउंट है। अगर आप देखें स्टार्ट के जो आइटम्स हैं इनमें कोई मिसिंग नहीं है, लेकिन मैंने आगे जाके मिसिंग की थी एसपी के आइटम्स में। इसमें 6 एसपी 1 में मिसिंग है और ये 4.9% डाटा की बनती हैं। एसपी 2 में 17 मिसिंग है, 13.2% बनती हैं। अब देखें इसने एसपी के पांचों वेरिएबल्स की मिसिंग वैल्यूज बता दी हैं, और यहाँ जेंडर एज एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन की मिसिंग वैल्यूज दी हैं। और अगर आप देखें तो एसपीएसएस ने यहाँ पर जेंडर एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके नहीं दिया, क्योंकि ये इंटरप्रेटेबल होता ही नहीं है। इसलिए मैंने वहां से भी आपको एक्सक्लूड करवा दिया था डिस्क्रिप्टिव में भी। इवन एक्सट्रीम लेवल भी इसने इनके नहीं एक्सक्लूड करके दिए, क्योंकि वो एक ग्रुपिंग है, ग्रुप के अलावा उसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, और सेकेंडली उनको हम इंटरप्रेट भी नहीं कर सकते। तो जेंडर एज एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन ये जो है वो हमारे इसमें चूज नहीं किए। ये हमें शो कर रहा है कि ये हमारे पास मिसिंग वैल्यूज हैं। अब मिसिंग वैल्यूज को ट्रीट करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप ये देखें कि आपका वेरिएबल क्या है, उसको मिसिंग वैल्यूज ट्रीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो जस्ट 1 मिनट में इनको एडमिट कर लूँ जो न्यू आ रहे हैं। जी जी मैं शेयर कर रहा हूँ, अगेन 1 मिनट। जी देखिए एसपीएसएस की शेयर हो रही है आपके साथ स्क्रीन। एक्चुअली डाटा ही ये फुल व्यू है इसके एसपीएसएस का, इसमें वो जूम की ऑप्शन नहीं है।
जी सर। जी, स्क्यूनेस एंड कर्टिसीज की जी जो वैल्यू यूज होती है वो आपकी विद इन प्लस माइनस 3 के रेंज में अगर हो डाटा, ये जो स्क्यूनेस के स्टेटिस्टिक वैल्यू और कर्टिसीज की वैल्यू है विद इन प्लस माइनस। हाँ इससे नहीं 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 नहीं, जैसे ITM 2 है, ITM 1 है तो इसकी स्टेट की वैल्यू जो है वो 0.11 है, और कर्टसीज की वैल्यू जो है वो 0.817 है। तो ये 0.10 है तो ये लेस देन 2 या लेस देन 3 है, तो ये एक्सेप्टेबल है। अगर ये 2 या 3 से एक्सीड करती है तो फिर डाटा नॉर्मेलिटी का इशू होता है। जी जी। तो इसके बाद हमारे पास ये मिसिंग वैल्यूज क्या है, तो मिसिंग वैल्यूज का मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास जो डाटा होता है इस मिसिंग वैल्यूज में हमने जब इनको इंटरप्रेट कर रहे होते हैं या ट्रीट करना होता है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को मोस्टली यही गाइड करता हूँ कि अगर तो आपके पास डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं जैसे ये एज, जेंडर, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, अगर ये वेरिएबल्स हैं तो इनकी मिसिंग वैल्यूज को आप ट्रीट ना करें, क्योंकि मोस्टली हम मिसिंग वैल्यूज को ट्रीट कर रहे होते हैं बाय मीन वैल्यू। तो वो मीन वैल्यू ऐसी आती है कि उसको आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। जैसे आपने क्वालिफिकेशन है तो क्वालिफिकेशन में मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन है और आपके मास्टर्स और अदर्स हैं। तो अब अगर 1 मैट्रिक है, 5 आपके पास जो है वो अदर्स रखा हुआ है, आपके पास मीन वैल्यू 3.42 आ जाती है। तो वो 3.42 ना तो ग्रेजुएशन में फॉल कर रही है, ना ही इंटर में फॉल कर रही है, ना ही जो है वो आपकी मास्टर्स में फॉल कर रही है। तो उसको हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते। तो जो आपके पास मिसिंग वैल्यूज इन डेमोग्राफिक्स वेरिएबल्स हों उनको आप इग्नोर करें। कुछ नहीं होता, मैं आगे दिखाऊंगा जब SPSS एनालाइज कर रहे होंगे रिजल्ट, तो मिसिंग वैल्यूज का अगर डाटा में आता भी है तो आप सिंपल उसको इंटरप्रेट कर दें, कोई इश्यू उसमें नहीं है। क्योंकि जो डाटा नहीं किसी ने दिया, लाजमी नहीं कि आपने हर सूरत ही डाटा लिखना ही लिखना है, तब ही एनालिसिस परफॉर्म होगा। एनालिसिस परफॉर्म हो जाता है आपके डाटा में अगर मिसिंग वैल्यूज भी एग्जिस्ट कर रही हों तो। फिर ये जो आपके स्केल आइटम्स हैं, जैसे ये स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस है 5 पॉइंट लिकर स्केल पे मेजर हुआ है स्ट्रांगली डिसएग्री से स्ट्रांगली एग्री की तरफ। इनको आप यस आप इनको एनालाइज कर सकते हैं, इनको आप जो है मिसिंग वैल्यूज को ट्रीट कर सकते हैं इसमें, क्योंकि वैसे भी बाद में हमने 5 आइटम्स को मिला के एक वेरिएबल बनाना ही है, तो वहां पर भी मीन वैल्यू लेनी होती है, तो हम यहाँ पर भी इनकी मीन वैल्यू के थ्रू इसको कंप्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे SP1 है, मैं चाहता हूँ कि इसमें जो मिसिंग वैल्यू है इसको मैं ट्रीट करूँ। मेरे पास 4 से लेकर 9 आइटम तक जो है वो डाटा मिसिंग है SP1 का। ये मेरे पास 6 वैल्यूज मिसिंग है। अब मैं चाहता हूँ ये फिल करूँ। अब यहाँ तो मेरे पास सामने है, फिल इजीली है, मैं इधर से मीन वैल्यू लेके लिख सकता हूँ। लेकिन जब आपके पास लार्ज सेट हो, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज हो, तो उस सिचुएशन में आप फिल नहीं कर सकते आपको मैनुअली, तो आप सिस्टम से ही इसको फिल कराएं, बहुत इजी रहेगा। जैसे फिलिंग आपने करनी है इस मिसिंग वैल्यू की SP1 में, तो आप देखेंगे मैं जाऊंगा ट्रांसफॉर्म में, और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज के नाम से। मैं इस रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज पे क्लिक करता हूँ, ये पूछता है कौन से वेरिएबल को आपने मिस करना है, रिप्लेस करना है। तो मेरे पास SP1 आइटम है जो कि मैं जिसका मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, इसकी वैल्यूज बाकी भी पुट कर सकता हूँ, अभी मैं फर्स्ट को सिर्फ करना चाह रहा हूँ। और ये मेथड भी पूछ रहा है कौन से मेथड से, बाय डिफॉल्ट सीरीज मीन है, यानी इस पूरे जितने भी 123 रिस्पोंडेंट्स का डाटा है उनमें से अगर 6 का नहीं है, रिमेनिंग जितने भी रिस्पोंडेंट्स हैं उनके मीन वैल्यू लेकर वो यहाँ पुट कर दे, सीरीज मीन आ जाएगा। इसके अलावा डिफरेंट ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, नियर बाय पॉइंट्स भी हैं, मीडियन भी है, लीनियर इंटरप्रेशन भी है, और ट्रेंड्स भी मौजूद है। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ मीन वैल्यू के थ्रू इसको फर्स्ट करते हैं। आप देखेंगे जो ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये SP1 में कुछ चेंज नहीं करेगा, बल्कि एक न्यू वेरिएबल क्रिएट कर देगा। आप देखेंगे शीट में मेरे पास एंड पे एक न्यू वेरिएबल क्रिएट हो गया है जिसको SP1 के नाम से इसने कंसिडर किया है यहाँ पर।
और ये भी आपके पास sp1, ये मेरे पास मेन वेरिएबल था, उसने अब sp1_1 कर दिया। और जो मेरे पास ये मिसिंग वैल्यूज थी 4 से लेकर 9 तक, अगर आप देखेंगे एसपीएसएस में इसने इनकी सीरीज में दिया था, 3.56 आया था। इस 3.56 को इसने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है विद मिसिंग वैल्यूज, मीन वैल्यू यहाँ पुट कर दी है। अब इसका एक तरीका है, आप ये या तो इस वेरिएबल को यहाँ से ना यूज करें और इस वेरिएबल को आगे फर्दर यूज करें, या सेकंड ये है कि आप इस डाटा के न्यू वेरिएबल के डाटा को यहाँ से कॉपी करें और जो प्रीवियस वेरिएबल था, जो ओरिजिनल वेरिएबल था, उसमें आके पेस्ट कर दें। एसपीएसएस बाय डिफॉल्ट ये काम नहीं करता क्योंकि वो आपके ओरिजिनल डाटा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। अगर मिसिंग है तो मिसिंग रहेंगी, वो न्यू वेरिएबल बना देगा। अगर आप कहते हैं नहीं, मैं बजाय दो दो वेरिएबल रखूं, एक ही वेरिएबल में सारा डाटा, तो आप इसको 3.56 में इस मेजर कर सकते हैं। नॉर्मली मैं कॉपी पेस्ट कर देता होता हूँ एक, लेकिन शीट का बैकअप आपके पास ओरिजिनल मौजूद होना चाहिए। नहीं, मसला कोई नहीं होता, वो तो आपके पास आउटपुट आई है और वो पता है कि कितने वेरिएबल्स हैं जो कि जिनमें डाटा मिसिंग था, वो आउटपुट को आपने सेव किया होता है ऑलरेडी। नहीं, वो जस्ट मिसिंग वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये हमारे डाटा में मिसिंग वैल्यूज हैं, वो शो करने के लिए। अदरवाइज नॉर्मली जो है, वो हम यही कंसिडर करते हैं कि मिसिंग वैल्यू जो है हमारी, हम खुद रिप्लेस करेंगे, हम उसको ओरिजिनल वैल्यूज को चेंज नहीं करेंगे इसमें। वालेकुम सलाम। जी जी मैडम। जी मैडम बोलिए, आ रही है आवाज आपकी। जी जी, पूछ सकती हैं, अभी भी कोई इशू नहीं, हमारे ये मेन जो था अभी मिसिंग। जी। हम्म। जी जी। जी, उसके लिए अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। एक तो देखने डाटा में कोई कोडिंग वगैरह का इश्यू तो नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। उसके लिए हम आगे जाके जो स्टेटिस्टिकल टेस्ट है वो चेंज हो जाएंगे। डाटा नॉर्मल हुआ तो पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करेंगे, डाटा नॉर्मल ना हुआ तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करेंगे। जी। हम्म हम्म। हम्म। नहीं, अगर तो आपके पास सेकेंडरी डाटा है उसको तो लॉग लेकर ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, लेकिन अगर प्राइमरी डाटा है तो उसको लॉग वगैरह ना लें। उसका आप सिंपल ये है, या तो अपने एनालिसिस टेक्निक चेंज कर दें आपने, फिर भी वही टेस्ट रन करने हैं तो फिर आप सॉफ्टवेयर चेंज कर दें। लाइक स्मार्ट पीएलएस है तो उसमें नॉर्मेलिटी की अजम्पशन खत्म हो जाती है। आप स्मार्ट पीएलएस पे डाटा एनालाइज करें, डाटा नॉर्मल नहीं भी है तो आप कर लें, कोई इशू नहीं है, तो उसकी अजम्पशन नॉर्मलिटी की है ही नहीं है। आप बूटस्ट्रैपिंग रन कर लें, उससे आपकी नॉर्मलिटी की अजम्पशन खत्म हो जाएगी। आप जी जी। हाँ जी, बूटस्ट्रैपिंग से आप कर लें। जी जी। नहीं, नॉन नॉन पैरामेट्रिक उसमें पियर्सन की बजाय स्पीयरमैन कोरिलेशन आप यूज करेंगी। जी जी जी। ओके, वेलकम। हम आगे जाके इसको भी कवर करेंगे इंशाल्लाह, इस पॉइंट को भी हम, डाटा की चेंज। जी। कौन सी आप कह रहे हैं वर्ल्ड? जी
वो सेकेंडरी डाटा पे मोस्टली हम ये यूज टेक्निक करते हैं, बट प्राइमरी में एक तो ये है कि हमारे पास से हम डाटा को नॉर्मल नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मेरे पास एक स्टूडेंट का एनालिसिस कर रहे थे, तो उसमें मेडिकल साइंसेज का था, और जो बीपी डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक बीपी के जो मेजरमेंट उनकी हुई थी। अब उसमें बीपी को तो आप उसका मीन वैल्यू या उसके जो है वो आप मेजर नहीं कर सकते, या उसको आप डाटा नॉर्मल नहीं कर सकते। अगर 180 है तो 180 शो करेंगे, 50 है अगर किसी का लो तो 50 शो करेंगे। और उनके डाटा में, मेडिकल साइंसेज के डाटा में ये इशू आता है कि डाटा मोस्टली नॉर्मल नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगा लें, कोई इशू नहीं है उसमें। देखिए, पैरामेट्रिक का सोल्यूशन अगर डाटा नॉर्मल नहीं है तो ये नहीं रिसर्च कहती कि आप स्टक हो गए हैं, आपका डाटा ठीक नहीं है। डाटा नॉर्मल नहीं है तो कोई इशू नहीं है, हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, रिस्पॉन्सेज ऐसे आपको मिल सकते हैं। तो आप डाटा को एनालिसिस टेक्निक चेंज करें। जी, जी, चेंज कर लें। जी, अभी। जी, 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 जी हाँ। नहीं, कोई नहीं है। मेजॉरिटी जो है वो न्यूट्रल 3 पॉइंट समथिंग है, इट्स मीन के न्यूट्रल से थोड़े से अबव है मेजॉरिटी रिस्पोंडेंट्स। नहीं, इसको हम जो है वो, क्योंकि अभी हम न्यूट्रल या इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे, ये तो आगे जाके जब डाटा को कंप्यूट करेंगे फिर उस पर स्टेटिस्टिकल टेस्ट रन करेंगे, तो उस पे हमने उसको इंटरप्रेट करना होगा। अभी तो हमारी इंटरप्रेशन नहीं बनी। वालेकुम अस्सलाम। जी, वो अभी स्क्रीन शेयर रुकी हुई है, खुद ही वो क्वेश्चन आंसर ले रहा हूँ। नहीं, डाटा को जब टेस्ट तो वही हमारे रन हो रहे हैं, लेकिन उनके जो बैक पे फार्मूला सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं, वो नॉन पैरामेट्रिक के टेस्ट यूज कर रहे होते हैं। यानी जो आप फिर ये बता दें कि हमारे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हम रन कर रहे हैं। जी, ओके, वेलकम। वालेकुम सलाम। जी, मीन ये मीन वैल्यू कितनी डेविएट, हाँ जी, मीन वैल्यू कितनी डेविएट हो सकती है, राइट एंड लेफ्ट, प्लस माइनस, उसको शो करता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, ओके। ओके, यहाँ पे हम 10 मिनट्स की ब्रेक लेंगे ताकि पार्टिसिपेंट्स भी फ्रेश हो जाएं, और फिर हम इंशाल्लाह आफ्टर 10 मिनट्स अगेन रिज्यूम करते हैं।